ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मैंने अपनी सहेली के भाई से सुना था और जिसे सुनकर मेरी रूह तक कांप गई थी। कुछ जगहें होती हैं ना, जो सिर्फ जगह नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, सांस लेती हैं, इंतज़ार करती हैं। और हमारे गांव के बाहर फैली झील नीलकुंड भी कुछ ऐसी ही थी। मेरा नाम प्रिया है और मैं उस गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर रहती थी। मेरी सहेली रुचि उसी गांव की थी जहां नीलकुंड था। बचपन से ही जब भी मैं उसके घर जाती तो उस झील के किस्से सुनती। पर किस्से तो हर जगह होते हैं ना, कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। पर नीलकुंड का मामला अलग था, बहुत अलग। वो झील इतनी अजीब थी कि उसे देखना भी एक अलग ही अनुभव था। एकदम नीला, शांत, बिल्कुल स्थिर पानी। ऐसा लगता जैसे वो पानी नहीं बल्कि कोई गहरा तरल आसमान हो जो धरती में उतर आया हो। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उसमें कोई परछाई नहीं दिखती थी। हाँ, आपने सही सुना। आप किनारे खड़े होकर पानी में झांकें तो अपनी परछाई नहीं दिखेगी। न पेड़ों की, न पहाड़ों की, न आसमान की, बस एक गहरा नीला खालीपन। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसमें कोई मछली नहीं थी, कोई काई नहीं, कोई जलीय पौधा नहीं, कोई जीव ही नहीं। एकदम मृत, पर फिर भी जिंदा। एक अजीब सी खामोशी जो आपके कानों में गूंजती रहती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि झील जिंदा है और उस जिंदगी में एक स्त्री बसती है, पाताल प्रिया। रुचि के दादाजी अक्सर कहते थे, बेटा, उस झील के पास कभी सूरज ढलने के बाद मत जाना। पाताल प्रिया किसी को ढूंढती है। अगर उसे लगा कि तुम वही हो जिसे वो खोज रही है तो वो तुम्हें अपनी गहराइयों में खींच लेगी और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। हम सब हंस देते थे इन बातों पर। आज के ज़माने में कौन इन चीज़ों पर विश्वास करता है? पर गांव वालों के चेहरे पर जो डर था वो हंसी का मजाक नहीं था, वो सच्चा डर था। रुचि का भाई अर्जुन मेरे भाई का दोस्त था। वो कॉलेज में पढ़ता था और इन सब बातों को पूरी तरह से बकवास मानता था। वो कहता था, ये सब गांव वालों की अंधविश्वास की बातें हैं। झील तो झील है, उसमें ऐसा क्या। अर्जुन के साथ उसका दोस्त रवि भी था। दोनों एक ही कॉलेज में थे और दोनों को रोमांच का बड़ा शौक था। रवि तो खासकर ऐसी जगहों पर जाने का दीवाना था जहां लोग डर के मारे नहीं जाते थे। वो अक्सर कहता, अगर डर को पास से नहीं देखोगे तो जिंदगी में मज़ा ही क्या। उस साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं रुचि के घर गई थी। शाम को हम सब बैठे थे, मैं, रुचि, अर्जुन और रवि। बातों बातों में फिर से नीलकुंड का जिक्र छिड़ गया। रुचि की दादी माँ ने कहा, इस महीने में 3 बार रात को झील के पास से अजीब आवाज़ें आई हैं, जैसे कोई पानी पर चल रहा हो। और एक बार तो गांव के मंदिर के पुजारी ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने पानी में एक औरत की परछाई देखी। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और ऐसी आंखें जैसे समंदर की गहराई हो। रवि ने हंसते हुए कहा, दादी माँ, आजकल तो कैमरे भी होते हैं, कोई फ़ोटो खींच लेता उस औरत की। दादी माँ ने गंभीरता से कहा, बेटा, कुछ चीज़ें कैमरे में नहीं कैद होती। वो सिर्फ उसी को दिखती हैं जिसे दिखना होता है, और जिसे दिख गई उसका फिर कोई अता पता नहीं चलता। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में शरारत दिखी। मुझे बुरा लगा। मैंने रुचि से कहा, तुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ गलत करने की सोच रहे हैं? रुचि ने कंधे उचकाए। इन्हें रोकना मुमकिन नहीं। जब इनके दिमाग में कुछ ठन जाए तो बस ठन जाए। रात को खाना खाने के बाद रवि ने अर्जुन से कहा, चल यार, झील पर चलते हैं, देखते हैं कौन सी प्रिया है जो सबको डरा रही है। अर्जुन ने हंसकर कहा, चल, मुझे भी देखना है ये पाताल प्रिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, प्लीज़ रात को मत जाओ, कल सुबह चले जाना। पर रवि ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, प्रिया दीदी, आप भी ना, डर किस बात का है, हम बस एक चक्कर लगा कर आते हैं। वो दोनों निकल गए, टॉर्च लेकर और अपनी मूर्खता लेकर। मुझे नहीं पता था कि वो रात सब कुछ बदल देने वाली थी। मैं और रुचि खिड़की के पास खड़े होकर
उन्हें जाते देख रहे थे। रात का अंधेरा बहुत गहरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ती जा रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, पर उस रात मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रुचि ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, चिंता मत कर, वो दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। हम दोनों करीब आधे घंटे तक खिड़की के पास खड़े रहे। फिर रुचि ने कहा, चल सो जाते हैं, वो लोग आ जाएंगे तो शोर मचाएंगे ही। मैं उसके साथ बिस्तर पर लेट गई, पर नींद कहाँ आनी थी। मैं बस छत को देखती रही। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी बाहर से एक आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा कि ये हवा की आवाज़ है, पर फिर मुझे समझ आया ये कोई चीख थी, दूर से आती हुई, धुंधली पर साफ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रुचि को हिलाया। सुन रही है? रुचि ने भी ध्यान से सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हम दोनों उठकर खिड़की के पास गईं और बाहर देखा। दूर झील की तरफ एक धुंधली सी रोशनी दिख रही थी। वो टॉर्च की रोशनी नहीं थी, वो कुछ और थी, नीली चमकती हुई पानी जैसी रोशनी। और फिर अचानक वो रोशनी गायब हो गई। एकदम अंधेरा, सन्नाटा। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। सुबह होते ही हमने अर्जुन और रवि को ढूंढना शुरू किया, पर वो दोनों कहीं नहीं थे। उनके कमरे में नहीं, बाहर नहीं, कहीं नहीं। गांव वालों ने खोज शुरू की, पूरे गांव में, जंगल में, हर जगह, पर कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। बस झील के किनारे रवि की टॉर्च पड़ी मिली, जो अभी भी जल रही थी, और उसके पास पानी में भीगे हुए अर्जुन के जूते के निशान थे। पर वो निशान सिर्फ पानी की तरफ जाते थे, वापसी के कोई निशान नहीं थे। नीलकुंड ने फिर से किसी को निगल लिया था, और इस बार वो दो थे। अर्जुन और रवि के गायब होने के बाद पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाते, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि खुलकर बोले। रुचि की माँ दिन रात रोती रहती। उनका बेटा, उनका इकलौता बेटा, एक ही रात में गायब हो गया था। पुलिस आई, पूछताछ हुई, झील में गोताखोर उतारे गए, पर कुछ नहीं मिला। कोई शव नहीं, कोई सुराग नहीं, जैसे वो दोनों हवा में घुल गए हों। मैं रुचि के घर ही रुकी रही। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो टूट चुकी थी। उसका भाई उसकी जान था, और अब वो जान न जाने कहाँ खो गई थी। मैं भी परेशान थी। रवि और अर्जुन दोनों हमारे करीबी थे, और अब ये खालीपन, ये सन्नाटा हमें अंदर से तोड़ रहा था। 4-5 दिन बीत गए। धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। गांव वालों ने कह दिया, पाताल प्रिया ने ले लिया, अब वो वापस नहीं आएंगे। रुचि की दादी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मैंने पहले ही कहा था नीलकुंड के पास रात को नहीं जाना चाहिए, पर किसी ने सुनी नहीं। अब भुगतो। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, दादी माँ, अगर आपको इतना ही पता था तो रोका क्यों नहीं जोर से? आप लोग इतने अंधविश्वास में क्यों जीते हो? दादी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अंधविश्वास नहीं, अनुभव है। जिसने नहीं देखा वो नहीं मानेगा, पर जिसने देख लिया उसकी जुबान सिल जाती है। पाताल प्रिया सदियों से इस झील में है। वो किसी को ढूंढ रही है, अपने प्रेमी को, और जिसे उसे लगता है कि वो उसका प्रेमी है, उसे वो अपनी गहराइयों में खींच लेती है। मैंने पूछा, तो उसका प्रेमी कौन था? दादी माँ ने कहा, वो एक राजकुमार था। बहुत साल पहले की बात है। उस राजकुमार को एक राक्षस ने पाताल में खींच लिया था। उसकी प्रेमिका, जिसे लोग पाताल प्रिया कहते थे, उसे ढूंढने के लिए इस झील में कूद गई, पर वो कभी बाहर नहीं आई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इसी झील में रहती है, अपने प्रेमी को ढूंढती हुई, और जब भी उसे किसी में अपने प्रेमी की झलक दिखती है, वो उसे अपने साथ ले लेती है। मुझे ये कहानी बेतुकी लगी, पर रुचि की दादी माँ की आंखों में जो डर था वो झूठा नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे बार बार अर्जुन और रवि की याद आ रही थी। वो दोनों कितने खुश थे जब झील की तरफ जा रहे थे, और अब वो कहाँ थे?
क्या वो सच में मर गए या फिर कहीं फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं? मैंने फैसला किया कि मुझे खुद झील पर जाना होगा। मुझे खुद देखना होगा कि वहाँ क्या है। अगर वो दोनों वाकई में किसी मुसीबत में हैं तो शायद मैं कुछ कर सकूं। अगली शाम मैंने रुचि से कहा, मैं झील पर जा रही हूँ। रुचि घबरा गई। उसने कहा, नहीं प्रिया, तू पागल हो गई है क्या? तू भी गायब हो जाएगी। मैंने कहा, रुचि, मैं सिर्फ देखने जा रही हूँ, दूर से। मैं पानी के पास नहीं जाऊंगी, बस ये देखना चाहती हूँ कि वहाँ कुछ है या नहीं। रुचि रोने लगी। उसने कहा, प्लीज़ प्रिया, मत जा, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। पर मैं जिद पर अड़ी थी। मैंने कहा, मैं वापस आऊंगी, वादा। शाम ढल रही थी। आसमान में सिर्फ आखिरी नीली सी रोशनी बची थी। मैं अकेली झील की तरफ चल पड़ी। गांव से झील तक का रास्ता करीब 15 मिनट का था। जंगल से होकर जाना पड़ता था। पेड़ों की छाया में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मेरे हाथ में टॉर्च थी, पर मैंने उसे अभी जलाया नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लग रहा था कि अगर मैं रोशनी करूंगी तो शायद कोई मुझे देख लेगा, कोई या फिर कुछ। झील के किनारे पहुंचकर मैं रुक गई। पूरी झील धुंध में ढकी थी, मानो कोई अदृश्य सांस ले रहा हो। पानी बिल्कुल स्थिर था, एक भी लहर नहीं। हवा भी जैसे थम गई थी, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो कानों में गूंजती थी। मैं किनारे पर खड़ी होकर पानी को देखने लगी, नीला, गहरा, अंतहीन। मुझे लगा जैसे वो पानी मुझे देख रहा है, जैसे उसकी भी आंखें हैं और वो मुझे घूर रही हैं। तभी अचानक पानी में कुछ हिला। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने ध्यान से देखा। झील के बीच पानी की सतह पर कुछ उभर रहा था। पहले धुंधला, फिर धीरे धीरे साफ होता गया। वो एक स्त्री थी। हाँ, एक स्त्री। वो पानी के बीच खड़ी थी। न गहराई का असर, न लहरों की हलचल, बस वो पानी पर, जैसे वो जमीन पर खड़ी हो। उसके बाल पानी पर ऐसे फैल रहे थे जैसे सांपों की कतार, लंबे, काले, लहराते हुए। उसकी त्वचा रात में चमकते मोती जैसी थी, एकदम सफ़ेद, चमकदार। और उसकी साड़ी, सफ़ेद साड़ी जो पानी में भीगी हुई थी, पर फिर भी उसके शरीर से चिपकी नहीं थी, जैसे वो भी पानी का ही हिस्सा हो। पर सबसे डरावनी चीज़ उसकी आंखें थीं, इतनी नीली, इतनी गहरी कि मुझे लगा जैसे मैं उनमें डूब जाऊंगी। वो आंखें मुझे घूर रही थीं, सीधे मेरी आंखों में। और फिर वो मुस्कुराई, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। उसके होंठों पर एक मुस्कान आई, पर वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। वो एक अजीब सी, दर्द भरी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे पहचानती हो, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरे पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए। मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी सांसें रुक गई थीं। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो बाहर आ जाएगा। वो स्त्री धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, पानी पर चलते हुए। उसके पैरों से पानी में कोई हलचल नहीं हो रही थी, बस वो एक छाया की तरह मेरी तरफ आती जा रही थी। मैं भागना चाहती थी, पर मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। मेरी जुबान जैसे सिल गई थी। मैं बस खड़ी थी, उसे आते देखते हुए। और तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, प्रिया, भाग यहाँ से। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो रुचि थी। वो भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरा हाथ खींचा। उसकी इस हरकत से मेरा जादू टूट गया। मैं उसके साथ भागने लगी। हम दोनों जितनी तेज़ी से भाग सकते थे उतनी तेज़ी से भागे। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे, जंगल के रास्ते से गांव की तरफ। मेरे कान में एक आवाज़ गूंज रही थी, एक स्त्री की आवाज़, बहुत धीमी पर साफ। तुम आओगी, मुझे पता है, तुम ज़रूर आओगी। उस रात हम दोनों सीधे रुचि के घर पहुंचे। मेरी सांसें फूल रही थीं और दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। रुचि भी कांप रही थी। हम दोनों कमरे में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। रुचि ने मुझे पानी पिलाया और कहा, मैंने कहा था ना मत जा, पर तू मानती कहाँ है। मैं कुछ बोल नहीं पाई।
मेरे दिमाग में वो स्त्री का चेहरा घूम रहा था, वो आंखें, वो मुस्कान और वो आवाज़। तुम आओगी, मुझे पता है। मैंने रुचि से पूछा, तू कैसे पहुंच गई वहां? रुचि ने कहा, जब तू गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि कम से कम मैं तेरे पीछे पीछे जाऊं, दूर से ही सही। और जब मैंने तुझे वहां खड़ा देखा, एकदम स्थिर, तो मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। और फिर मैंने उसे देखा, उस औरत को, प्रिया। वो असली थी। मैंने कहा, हाँ, वो असली थी और वो मुझे देख रही थी, जैसे मुझे पहचानती हो। रुचि ने सहमते हुए कहा, दादी माँ सही कहती हैं, पाताल प्रिया सच है और वो किसी को ढूंढ रही है। हम दोनों देर तक चुप रहे। फिर रुचि ने पूछा, अब क्या करेंगी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पर एक बात पक्की है, मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद आ नहीं रही थी। मैं बार बार करवट बदल रही थी। रुचि मेरे बगल में सो चुकी थी, पर मेरी आंखें खुली रह गईं। घड़ी की टिक टिक मेरे कानों में गूंज रही थी और तभी धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। पर यह कोई आम नींद नहीं थी। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मैं खुद को झील के किनारे पाया। पर अब अंधेरा नहीं था, चांदनी रात थी। पूरी झील चांद की रोशनी में नहा रही थी। पानी में चांद की परछाई दिख रही थीं, पर यहाँ भी मेरी अपनी परछाई नहीं थी। मैं समझ गई कि ये सपना है, पर इतना साफ, इतना असली कि लग नहीं रहा था सपना। मैं किनारे पर खड़ी थी और पानी को देख रही थी। हवा बह रही थी और मेरे बालों को छू रही थी, ठंडी पर सुकून देने वाली। तभी पानी में हलचल हुई और वो फिर से उभरी, पाताल प्रिया। पर अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे काले बाल, उसकी सफ़ेद साड़ी और वो नीली आंखें। वो धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी। उसके पैर पानी से निकले, पर किनारे पर कोई निशान नहीं बना। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, पर ज़मीन पर कहीं भी गीलापन नहीं था। वो मेरे बिल्कुल करीब आई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें सुन सकती थी। पर सांसें थीं ही नहीं। वो सांस नहीं ले रही थी, वो बस खड़ी थी मुझे देखते हुए। मैं हिलना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर मेरे पैर जैसे जम गए थे। वो मेरे चेहरे के और करीब आई। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गाल को छूने लगीं। स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। पर डर नहीं लगा, बस एक अजीब सा सुन्नपन। फिर उसके होंठ मेरे कान के पास आए और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूं, मेरे प्रेमी को। उसकी आंखें तुम जैसी थीं, बादामी, गहरी, सच्ची। क्या तुमने उसे देखा है? मैंने हिम्मत करके पूछा। तुम कौन हो? वो पीछे हटी और मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था, गहरा दर्द। उसने कहा, मैं वही हूं जो सदियों से इंतजार कर रही है। मेरा नाम अनन्या था, पर अब लोग मुझे पाताल प्रिया कहते हैं। मेरा प्रेमी राजकुमार देवव्रत उसे एक राक्षस पाताल में खींच ले गया। मैं उसे ढूंढने के लिए इस झील में कूद गई थी। कहते हैं यहाँ से पाताल का रास्ता है, पर मैं कभी वहाँ पहुँच नहीं पाई। मैं यहीं फंस गई, इस झील में, अपनी मौत और जिंदगी के बीच। मैंने उसकी आंखों में देखा। उन नीली आंखों में समंदर जितनी गहराई थी और उतना ही दर्द। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, पर तुमने अर्जुन और रवि को क्यों लिया? उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने कहा, मैंने सोचा था शायद वो मेरे देवव्रत हों। उनकी आंखों में वही चमक थी, पर जब मैंने उन्हें अपने पास बुलाया तो समझ आया वो नहीं थे। वो सिर्फ दो भोले इंसान थे जो जिज्ञासा में मेरे पास आ गए। मैंने घबराते हुए पूछा, तो वो कहाँ हैं? वो जिंदा हैं? उसने सिर हिलाया।
वो मेरे साथ हैं, झील की गहराइयों में, वहाँ जहाँ समय रुक जाता है। वो न जिंदा हैं न मरे हुए, बस हैं जैसे मैं हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, उन्हें वापस भेज दो प्लीज़, वो बेगुनाह हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं भेज सकती। जो एक बार मेरी गहराइयों में आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। ये मेरा श्राप नहीं, ये मेरी मजबूरी है। पर तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में कुछ है। तुम मुझे मेरे देवव्रत की याद दिलाती हो। मैं डर गई। मैंने पूछा, मतलब? उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ पानी जैसी थी, ठंडी, फिसलन भरी, पर मजबूत। उसने कहा, तुम मेरी मदद कर सकती हो। अगर मुझे मेरा देवव्रत मिल जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुम्हारे दोस्त भी मुक्त हो जाएंगे। मैंने पूछा, पर मैं क्या कर सकती हूँ? उसने कहा, मेरे साथ चलो पाताल में, वहाँ जहाँ देवव्रत को ले जाया गया था। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई। पाताल? वो तो सिर्फ कहानियों में होता है, पर अगर ये सब सच है तो शायद पाताल भी सच हो। और अगर इससे अर्जुन और रवि वापस आ सकते हैं तो। पर तभी उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसने कहा, पर ध्यान रखना, पाताल में जो भी जाता है वो बदल जाता है। तुम भी बदल सकती हो। मैंने पूछा, कैसे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगी, पानी की तरफ। मैंने विरोध किया, चीखना चाहा, पर कोई आवाज़ नहीं निकली। वो मुझे धीरे धीरे पानी में खींचती जा रही थी। पानी ठंडा था, बर्फ जैसा। मेरे पैर पानी में डूबने लगे, फिर घुटने, फिर कमर। मैं डूब रही थी धीरे धीरे, और वो मुझे पकड़े हुए थी। उसकी नीली आंखें मुझे घूर रही थीं। और तभी मैं जाग गई, पसीने में भीगी हुई। मेरी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था। मैंने इधर उधर देखा। मैं रुचि के कमरे में थी, बिस्तर पर। सुबह की रोशनी खिड़की से आ रही थी। रुचि अभी भी सो रही थी। मैंने राहत की सांस ली। सपना था, बस एक सपना। पर तभी मैंने अपने हाथ को देखा। मेरी कलाई पर जहां उसने मुझे पकड़ा था वहां नीले निशान थे, गीले, ठंडे पानी के निशान। ये सपना नहीं था, ये सच था। मैं पूरे दिन परेशान रही। मेरी कलाई पर वो नीले निशान धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे, पर उनकी ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी। मैंने रुचि को कुछ नहीं बताया। वो पहले से ही परेशान थी। अगर उसे पता चलता कि पाताल प्रिया ने मुझसे सपने में संपर्क किया है तो वो और भी डर जाती। पर मैं क्या करूं? वो जो कह रही थी, अगर वो सच है तो शायद अर्जुन और रवि को बचाने का कोई रास्ता हो। पर पाताल, उस अंधेरी अज्ञात दुनिया में जाना, क्या मेरी इतनी हिम्मत है? शाम को मैं फिर से झील की तरफ चल पड़ी। इस बार रुचि को पता नहीं था। मैं चुपचाप निकल गई। मुझे जवाब चाहिए थे, और अगर वो पाताल प्रिया ही दे सकती है तो मुझे उससे मिलना होगा। झील पर पहुंचकर मैं किनारे पर खड़ी हो गई। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग का हो गया था। पानी में उसकी परछाई नहीं थी, बस एक गहरा नीलापन। मैंने गहरी सांस ली और आवाज दी, अनन्या, तुम यहाँ हो? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर पानी में हलचल हुई और वो उभरी। पहले उसके बाल, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। वो धीरे धीरे पानी पर चलती हुई मेरे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई। मुझे पता था तुम आओगी। मैंने कहा, मुझे जवाब चाहिए। अर्जुन और रवि सच में जिंदा हैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, वो जिंदा हैं, पर वो यहाँ नहीं हैं। वो मेरी दुनिया में हैं, झील की गहराइयों में। मैंने पूछा, मैं उन्हें कैसे ले आऊं? उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, पाताल में, वहाँ जहाँ मेरा देवव्रत है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और तब मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी। मैंने सोचा, फिर पूछा, और अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए? उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने कहा, तब तुम भी यहीं रह जाओगी मेरे साथ।
हमेशा के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं नहीं गई तो अर्जुन और रवि हमेशा के लिए खो जाएंगे, और मैं उन्हें नहीं खो सकती। वो मेरे दोस्त थे। मैंने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। हम दोनों पानी में कूद गए। पानी ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी सांस रुक गई। मैंने आंखें बंद कर लीं, और जब खोलीं तो मैं एक अलग ही दुनिया में थी। चारों तरफ अंधेरा था, पर एक नीली रोशनी जो हर तरफ से आ रही थी। पानी के अंदर, पर मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये कैसे संभव था? मैंने अपने हाथों को देखा, वो भी नीले रंग की रोशनी में चमक रहे थे। अनन्या मेरे बगल में तैर रही थी। उसने कहा, स्वागत है पाताल में। यहाँ समय का कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ इंतज़ार है, अंतहीन इंतज़ार। हम नीचे की तरफ तैरने लगे। गहराई बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगीं। टूटी हुई मूर्तियाँ, पुराने मंदिरों के अवशेष और शव। हाँ, शव। कई लोगों के शव जो पानी में तैर रहे थे, पर वो सड़े नहीं थे, वो जैसे जम गए थे, समय में जम गए। मुझे डर लगने लगा, पर मैं पीछे नहीं हट सकती थी। हम और नीचे गए, और तभी मैंने एक रोशनी देखी। दूर गहराई में एक सुनहरी रोशनी। हम उसी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम करीब आए, मुझे समझ आया कि वो एक महल था। हाँ, पानी के अंदर एक महल, सुनहरे रंग का, चमकता हुआ। उसके दरवाजे खुले थे, जैसे हमारा इंतजार कर रहे हों। अनन्या ने कहा, ये राक्षस का महल है, यही मेरे देवव्रत को लाया गया था। हम महल के अंदर गए। अंदर और भी अजीब था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी। कई कमरे थे, सब खाली। एक अजीब सी खामोशी थी। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, और वहाँ बीच में एक सिंहासन था, और उस सिंहासन पर 2 शव थे जमे हुए। एक राक्षस का, विशालकाय, भयानक, और दूसरा एक युवक का, खूबसूरत चेहरा, राजसी वस्त्र। अनन्या ने उस युवक को देखा और चीख पड़ी, देवव्रत! वो उसके पास भागी और उसे पकड़ लिया, पर वो युवक हिला नहीं। वो पत्थर की मूर्ति की तरह था। अनन्या रोने लगी। उसके आंसू पानी में घुल गए। उसने कहा, वो यहाँ है, पर वो जिंदा नहीं है। मैंने पास जाकर देखा। वो युवक सच में मर चुका था, या शायद वो भी समय में जम गया था, जैसे बाकी सब। अनन्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा दिल दुखने लगा। उसने कहा, मैं सदियों से इसे ढूंढ रही थी, और अब जब मिल गया तो ये इस हाल में है। मैंने पूछा, अब क्या होगा? उसने गहरी सांस ली और कहा, अब कुछ नहीं। मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया, पर मेरी मुक्ति नहीं हुई। तभी अचानक पानी में हलचल हुई, और एक आवाज़ गूंजी, भारी, गहरी, डरावनी। कौन है जो मेरे महल में आया है? हम दोनों ने मुड़कर देखा। वहाँ दरवाजे के पास एक छाया खड़ी थी, विशालकाय, काली। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। अनन्या ने मुझे अपने पीछे कर लिया और कहा, भागो अभी। पर मैं भाग नहीं पाई। वो छाया हमारे बिल्कुल करीब आ गई, और तब मैंने देखा वो कोई राक्षस नहीं था। वो एक और स्त्री थी, पर बहुत अलग। उसकी त्वचा काली थी, बाल सफ़ेद और आंखें लाल। वो हंस रही थी। उसने कहा, तो तुम आखिरकार यहाँ आ ही गईं अनन्या, और अपने साथ एक और शिकार ले आईं। अनन्या ने कहा, तुम कौन हो? वो स्त्री हंसी और बोली, मैं इस पाताल की रानी हूँ, और तुम दोनों अब मेरी कैदी हो। उस स्त्री की आंखें लाल और भयानक थीं। वो हमारे और करीब आ रही थी, और मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। अनन्या ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया और उस स्त्री से कहा, हमें जाने दो,
हम सिर्फ देवव्रत को ढूंढने आए थे। वो स्त्री हंसी। उसकी हंसी पानी में गूंजी और मेरे कानों में दर्द होने लगा। उसने कहा, देवव्रत, वो तो सदियों पहले मर चुका, और तुम, अनन्या, तुम भी मरी हुई हो। बस तुम्हें ये एहसास नहीं है। तुम सदियों से एक मुर्दा प्रेम को ढो रही हो, और अब तुमने इस जिंदा लड़की को भी अपनी मौत में घसीट लिया। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। वो स्त्री ने मुझे देखा। उसकी लाल आंखें मेरी आत्मा में झांकने लगीं। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त? वो यहाँ हैं, मेरे महल में, पर अब वो तुम्हारे दोस्त नहीं रहे, वो मेरे दास हैं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, मतलब? उसने अपना हाथ घुमाया और अचानक हॉल में 2 और आकृतियां प्रकट हुईं। मैंने उन्हें देखा और चीख पड़ी। वो अर्जुन और रवि थे, पर वो बदल गए थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस खड़े थे जैसे कोई कठपुतली। मैंने उनकी तरफ भागने की कोशिश की, पर अनन्या ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, रुको, वो अब वो नहीं रहे जो थे। वो स्त्री ने कहा, सही कहा, जो भी यहाँ आता है वो मेरा हो जाता है। उनकी आत्मा, उनका मन, सब कुछ मेरे वश में है, और अब तुम दोनों भी मेरी हो जाओगी। अनन्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं इस लड़की को यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। वो स्त्री ने हंसते हुए कहा, तुम जो खुद यहाँ फंसी हो, कैसे? अनन्या ने देवव्रत के शव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रेम के लिए मैं सदियों से उसे ढूंढ रही थी, और अब मैंने उसे पा लिया। भले ही वो मुर्दा है, पर अब मुझे उसके साथ रहना है, हमेशा के लिए, और इसके लिए मुझे अपनी आत्मा को छोड़ना होगा। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही है, पर तभी अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि अनन्या का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा है। वो गायब हो रही थी, और उसकी जगह देवव्रत के शव में जान आने लगी। उसकी उंगलियां हिलीं, फिर आंखें खुलीं। देवव्रत ने इधर उधर देखा, फिर अनन्या को देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अनन्या? अनन्या मुस्कुराई। उसका शरीर अब लगभग गायब हो चुका था। उसने कहा, हाँ, मैं हूँ, मैं आ गई तुम्हें ले जाने। देवव्रत ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ अनन्या के शरीर से पार हो गया। अनन्या अब सिर्फ एक धुंधली परछाई रह गई थी। उसने कहा, मैंने अपनी आत्मा तुम्हें दे दी है, अब तुम जिंदा हो, और मैं आखिरकार मुक्त हूं। वो स्त्री चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पर अनन्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं, पर उनमें शांति थी। उसने कहा, प्रिया, भागो अभी। देवव्रत तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से बाहर ले जाएगा। जल्दी करो। देवव्रत उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर में अब पूरी ताकत आ चुकी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम अर्जुन और रवि की तरफ भागे। देवव्रत ने उन दोनों को छुआ, और अचानक उनकी आंखों में जान आ गई। वो दोनों चौंके, इधर उधर देखने लगे। रवि ने कहा, हम कहाँ हैं? मैंने कहा, बाद में बताऊंगी, अभी बस भागो। पर वो स्त्री हमारे रास्ते में आ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, ये मेरा पाताल है। देवव्रत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुमने मुझे सदियों तक यहाँ कैद रखा, पर अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अनन्या ने मुझे आज़ाद कर दिया है, और अब मैं इन लोगों को भी आज़ाद कराऊंगा। उसने अपना हाथ उठाया, और उसकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी उस स्त्री पर पड़ी, और वो चीखने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह गायब होने लगा। देवव्रत ने कहा, जल्दी ऊपर की तरफ तैरो, जितनी तेजी से हो सके। हम चारों ऊपर की तरफ तैरने लगे। पानी में अब अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो।
महल हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं, सब कुछ नष्ट हो रहा था। हम तेजी से ऊपर की तरफ तैरते रहे। मेरे फेफड़े जल रहे थे, पर मैं रुकी नहीं, बस तैरती रही। देवव्रत हमारे साथ था, हमें आगे बढ़ाता हुआ। और फिर अचानक हम पानी की सतह पर पहुंच गए। मैंने गहरी सांस ली। असली हवा। मैं जिंदा थी। हम सब किनारे पर आ गए। अर्जुन और रवि खांसते हुए जमीन पर गिर गए। मैं भी थक चुकी थी, पर मैं जिंदा थी। हम सब जिंदा थे। देवव्रत ने किनारे पर खड़े होकर झील को देखा। वो मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, अनन्या, उसने मुझे बचा लिया। उसने सदियों बाद मुझे आज़ाद किया, और अब वो चली गई। मैंने उससे पूछा, तुम अब क्या करोगे? उसने कहा, मैं जाऊंगा वहाँ जहाँ वो है। मुझे उससे मिलना है, आखिरी बार। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसका शरीर धुंधला पड़ता गया, और फिर वो गायब हो गया, हवा में घुल गया। मैंने झील को देखा। वो अब भी नीली थी, शांत थी, पर अब उसमें कोई अजीब सी खामोशी नहीं थी। वो अब एक आम झील की तरह लग रही थी। पानी में अब परछाई दिखने लगी थी। मेरी परछाई, पेड़ों की परछाई, आसमान की परछाई। नीलकुंड अब सामान्य हो चुकी थी। पाताल प्रिया आखिरकार मुक्त हो गई थी। अर्जुन उठा और मुझसे लिपट गया। वो रो रहा था। उसने कहा, प्रिया दीदी, थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। रवि भी रो रहा था। उसने कहा, हमें नहीं पता था कि वहाँ क्या होगा। हम बस वहाँ फंस गए थे, उस अंधेरे में, उस खालीपन में। मैंने उन दोनों को गले लगाया। मैंने कहा, अब सब ठीक है, तुम दोनों सुरक्षित हो। हम तीनों वापस गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने एक आखिरी बार झील की तरफ मुड़कर देखा। पानी की सतह पर धुंधली सी मुझे दो आकृतियां दिखीं, एक स्त्री और एक पुरुष। वो हाथ पकड़े खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए, और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गए। अनन्या और देवव्रत आखिरकार एक दूसरे से मिल गए थे, और अब वो दोनों साथ में मुक्त हो गए थे। आज कई साल बीत चुके हैं। अर्जुन अब शादीशुदा है और रवि किसी दूसरे शहर में नौकरी करता है। हम तीनों अब भी संपर्क में हैं, पर हम कभी उस रात के बारे में बात नहीं करते। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नीलकुंड अब एक आम झील है। लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। उसमें अब जीवन है। वो अब मृत नहीं है। पर कभी कभी जब मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत दूर से, एक स्त्री की आवाज़, शुक्रिया। और मुझे पता है कि वो अनन्या है। वो मुझे धन्यवाद दे रही है, उसे मुक्ति दिलाने के लिए, उसे उसके प्रेम से मिलाने के लिए। कुछ कहानियाँ खुशी से ख़त्म होती हैं और कुछ कहानियाँ दर्द से, पर पाताल प्रिया की कहानी वो दोनों थी, खुशी और दर्द, प्रेम और मौत, इंतज़ार और मुक्ति। और मैं बस एक माध्यम थी, एक कड़ी थी उस प्रेम की जो सदियों से अधूरा था। अब वो पूरा हो चुका है, और नीलकुंड अब चुप नहीं है, वो अब जिंदा है।